नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट धर्म, समाज और कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना निर्णय दे सकता है। ये क्या मुद्दे हैं, आज इनको क्रमवार तरीके से इन फोकस के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। विशेष तौर से वर्ष 2025 आने वाला है, तो धर्म और समाज और कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें एक नजर डाल लेनी चाहिए, जो वर्ष 2025 में इस देश की संसद, समाज और सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन सभी मुद्दों को क्रमवार तरीके से समझेंगे विभिन्न पक्षों के अंतर्गत। सबसे पहले धर्म और कानून के मुद्दों को देखेंगे, फिर राज्य, व्यक्ति और समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2025 में निर्णय दे सकता है। साथ ही सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधायी सुधार भी वर्ष 2025 में कर सकती है। तो वे किस प्रकार के सुधार हैं और नए कानूनों के संबंध में किस प्रकार की चुनौतियां वर्ष 2025 में हमारे सामने आ सकती है, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। इस जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा, उसके भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। वे निर्णयों में आप शामिल कर सकते हैं जैसे चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करना, उसी प्रकार से अवैध बुलडोजर विध्वंस को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देशों को लेकर के आना, और साथ ही बिल्किस बानो के बलात्कारियों को दी गई छूट को रद्द करना। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो वर्ष 2024 में लगातार चर्चा में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने इन पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। लेकिन खास तौर से न्यायिक व्यवस्था को लेकर के प्रशासनिक मुद्दे भी वर्ष 2025 में चर्चा में रह सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्ष 2025 में हमें भारत के 3 मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। इसका कारण यह है कि जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना, इनका कार्यकाल मई 2025 तक है। उसके बाद जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, उनका कार्यकाल भी नवंबर तक ही होगा, यानी नवंबर में वो रिटायर होंगे। उसके बाद एक तीसरे जस्टिस होंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, जस्टिस सूर्यकांत। तो ये आप एक ऐसी स्थिति हमारे सामने आ सकती है जब वर्ष 2025 में हमें 3 मुख्य न्यायाधीश देखने हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं इतना छोटा कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के न केवल न्यायिक व्यवस्था पर बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी, या प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तनों की क्षमताओं को भी सीमित करता है। कारण यह है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में, उसके प्रशासनिक संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कुछ सुधार करना हो, तो इतना छोटा कार्यकाल अपने आप में क्षमताओं की सीमितता को स्थापित कर देता है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि छोटे कार्यकाल का प्रभाव प्रशासनिक क्षमताओं पर भी हो सकता है। वे कौन से मुद्दे हैं धर्म और कानून से जुड़े हुए जो वर्ष 2025 में खास रहने वाले हैं? आप जानते हैं कि लगातार किसी न किसी प्रकार के उपासना स्थल को लेकर के रहने वाले विवाद 2025 में भी प्रभावी बने रह सकते हैं। उपासना स्थल अधिनियम 1991 में पारित किया गया था ताकि पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को, उनके रिलीजियस कैरेक्टर को एक स्थिरता प्रदान की जा सके और नए किसी भी विवाद को खड़ा होने से रोका जा सके, सिवाय कुछ विवादों के, जैसे अयोध्या संबंधी जो विवाद चल रहा था, उस तरह के विवादों को छोड़ करके सभी प्रकार के जितने भी उपासना स्थल है उनके धार्मिक चरित्र को स्थिर करने का प्रयास किया गया था उपासना स्थल अधिनियम 1991 के माध्यम से। और लेकिन वर्ष 2025 में इसको संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और उसका कारण यह है कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 को कई आधारों पर चुनौती दी गई है। और उसका एक आधार यह भी है कि उपासना स्थल अधिनियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट 1991 के इस अधिनियम की समीक्षा नहीं कर सकता। अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर एक सवाल या निर्बंधन खड़ा कर देता है और इसी आधार पर इस कानून को
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2025 में यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि वर्ष 2023 में कर्नाटक की सरकार ने स्कूलों में छात्रों के हिजाब पहनने पर एक प्रतिबंध लगाया था, जिस पर एक वर्ष 2023 में एक निर्णय आया था और वो निर्णय 2 जस्टिसेस का विभाजित निर्णय था। इस विभाजित निर्णय को अब एक नई पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है। तो कर्नाटक में सिर पर स्कार्फ बांधने पर विवादास्पद प्रतिबंध पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा वर्ष 2025 में। तो ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के मानदंडों की भी समीक्षा करेगा। किस सिद्धांत के तहत? जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं स्थापित किया हुआ है और उसको हम कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। इस सिद्धांत के अंतर्गत इसका प्रभाव सबरीमाला फैसले और उपासना स्थलों में महिलाओं के प्रवेश जैसे मामलों पर भी पड़ेगा। आप जानते हैं कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला जैसे स्थानों पर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश न होने को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। साथ ही वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया था। तो इस पर पुनर्विचार हो सकता है। और साथ ही जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट है इसकी भी समीक्षा हो सकती है। तो ये सारे मुद्दे वर्ष 2025 में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राज्य, व्यक्ति और समाज से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आप जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और नागरिकता अधिनियम 1955 में एक धारा जोड़ी गई थी 6B, जिसके माध्यम से क्या किया गया था कि 3 देशों से आने वाले प्रवासियों में 3 देश कौन कौन से थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन देशों से आने वाले प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का एक रास्ता साफ किया गया था। लेकिन इस कानून को भी, संविधान संशोधन अधिनियम को भी चुनौती दी गई है और चुनौती इस आधार पर दी गई है कि ये कानून के समक्ष समान संरक्षण का संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो वर्ष 2025 में यह मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 63(2) है और जो इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 है, ये बलात्कार को परिभाषित करती है और बलात्कार के 7 मानदंडों को स्थापित करने का प्रयास करती है। यानी 7 धारणाओं को स्थापित करती है जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के महिला के साथ यौन क्रियाओं को बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी बनाया गया है और वो अपवाद क्या है? वो अपवाद ये है कि अगर किसी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन क्रिया की जाती है, यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो उसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है। तो इसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा अगर 18 वर्ष से कम उम्र पत्नी की नहीं है। तो इसको एक विवादास्पद कानून माना जा रहा है और वर्ष 2025 में ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभर करके आ सकता है, क्योंकि ये वैवाहिक बलात्कार के अपवाद संबंधी कानून से संबंधित है। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि जो ईडी की कानून के जो प्रवर्तन निदेशालय है उसकी गिरफ्तारी करने की जो शक्ति है, उसको, उस मामले को वो कानून के अनुसार कितनी होनी चाहिए और उसको कब कब कानून के हिसाब से गिरफ्तारी करने की वास्तव में आवश्यकता है, इस मुद्दे का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बेंच को सौंप दिया है। बड़ी बेंच इस मुद्दे का निर्धारण करेगी कि उसकी विशेष रूप से गिरफ्तारी के संबंध में ईडी के पास कितनी शक्तियां हैं, इसको कहां तक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। तो ईडी का ये मुद्दा भी विशेष रूप से चर्चा में रहने वाला है। आप जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय लगातार कई मामलों के कारण वर्ष 2024 में चर्चा में रहा है। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण विधायी सुधार भी वर्ष 2025 में देखने को मिल सकते हैं। आप जानते हैं कि सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन के संबंध में एक अधिनियम ला सकती है, बहुत तेज गति से ला सकती है वर्ष 2025 में, ताकि वो न केवल जो लोकसभा के चुनाव है बल्कि राज्य विधानसभाओं और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं उनके लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रबंध कर सके।
तो इसके संबंध में जो विधेयक पारित होगा उसके बारे में भी कुछ चुनौती, महत्वपूर्ण विधेयक संबंधी चुनौती, कुछ अधिनियम संबंधी चुनौती हमें देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लिए सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी के भीतर उपवर्गीकरण के रास्ते को साफ कर दिया है। तो ये भारत में सकारात्मक कार्रवाई, स्टेट द्वारा की जाने वाली सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित जितनी भी नीति है उसको एक नया स्वरूप प्रदान कर सकता है। तो वर्ष 2025 में ये मुद्दा भी, खासतौर से जो सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा है, अनुसूचित जातियों में, उसका मुद्दा विशेष रूप से चर्चा में रह सकता है और नई चुनौतियां भी इसके संबंध में सामने आ सकती हैं। इसी प्रकार से नए कानूनों के संबंध में किस प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं उसको भी देख लेते हैं। आप जानते हैं कि वर्ष 2023 में 3 महत्वपूर्ण कानून लाए गए हैं जो एक तरह से उपनिवेशीकरण की जो पूरी धारणा है, उपनिवेशीकरण का जो पूरा चोला ओढ़ा हुआ है कानूनों ने, उसको उतारने का, एक सरकार ने कहा है कि उसको उतारने का प्रयास करते हैं। वे कौन कौन से कानून हैं? आप जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, इसी प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से वर्ष 2003 में ये कानून आए और ये क्या करते हैं? इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पिनल कोड 1860 को प्रतिस्थापित करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 को प्रतिस्थापित करता है और भारतीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। तो इनके आधार, तो ये जो नए कानून लाए गए हैं, नए स्वरूप में लाए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो औपनिवेशिक मानसिकता है उससे बाहर निकलने का प्रयास है। तो जैसे जैसे ये लागू होंगे और इनके आधार पर निर्णय दिए जाएंगे तो इनके संबंध में भी नए सवाल खड़े हो सकते हैं जो वर्ष 2025 में एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकते हैं। उसी प्रकार से आप ये भी जानते हैं कि जनवरी 2025 से उत्तराखंड का यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा और इसके संबंध में भी कई विवाद खड़े हुए हैं। वे विवाद किस प्रकार के हैं? जैसे अगर कोई भी जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में जाता है, विषम लिंगी जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में जाता है तो उसे स्टेट के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा। अगर पंजीकरण नहीं है तो उसे 6 महीने की सजा हो सकती है। तो ये कुछ इस तरह के प्रावधान हैं जो लगातार विवादों में रहे हैं। इसके अलावा 2025 में कई ऐसे राज्य हैं जो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू कर सकते हैं और जब वे लागू करेंगे तो वे किस तरह के प्रावधानों को खड़ा करते हैं उसके संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौती आ सकती है वर्ष 2025 में। तो ये कुछ कानून संबंधी चुनौतियां हैं जिन्हें हम वर्ष 2025 में देख सकते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से भारत किन देशों से आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करेगा? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने का प्रयास कीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।